नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, 9th क्लास की ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। भारत और समकालीन विश्व, ठीक है, और 5 चल रही थी हमारे फर्स्ट वाले चैप्टर। जो फर्स्ट वाला अध्याय है वो फर्स्ट अध्याय का फ्रांस की क्रांति। और जो पिछले जो कुछ वीडियो हैं उनमें हमने फ्रांस की जो क्रांति है उसकी पृष्ठभूमि देख ली थी, कारण देख लिए थे। और आज देखेंगे हम जो फ्रांस की क्रांति में जो दार्शनिक हैं उनकी क्या भूमिका रही है और उनकी भूमिका को हम थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही है। पिछले जो हमने फ्रांस की जो स्थिति थी उसका अवलोकन किया है, उसको पढ़ा है हमने, और हमें कुछ तो समझ में आया कि क्रांति किस वजह से हुई। पर क्या जो समापन पर जो कुछ बातें निकल के आई, बात कुछ मत निकल के आया है कि किन कारणों से वहाँ की जो क्रांति है वो हुई। तो अब जो भूमिका की बात कर रहे हैं तो उसके जो फर्स्ट में क्या है, 2 मत आए। क्या है फर्स्ट वाला जो मत, कितने 2 मत आए, बात करें फर्स्ट वाले मत की। तो जो नेपोलियन था फ्रांस का, उसने क्या कहा कि जो दार्शनिक था, दार्शनिक कौन था, एक रूसो नाम का एक व्यक्ति था जो उसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। उसने क्या कहा नेपोलियन ने कि अगर रूसो ना होता, जो रूसो दार्शनिक था, अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। और फर्स्ट वाला मत तो ये था। अब सेकेंड वाला जो मत है वो क्या है कि यदि रूसो पालने में ही मर जाता, मतलब रूसो पैदा ही नहीं होता तो भी क्रांति होती। ये दोनों मत निकल के आए। अब देखते हैं कि ये क्या भूमिका निभाता है इस फ्रांस की क्रांति में। हमने देखा ही है कि क्रांति क्यों हुई, क्या क्या उसके कारण थे। ये तो थे मत नेपोलियन के, फर्स्ट वाला नेपोलियन का। और दूसरा मत जो उसके विपक्ष के लोग थे जो सपोर्ट करते थे रूसो को, उसका मत, उनका मत ये था कि अगर जो रूसो था वो पालने में मर जाता, मतलब पैदा ही नहीं होता तो भी क्रांति तो होती। अब जो दार्शनिक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब दार्शनिक कौन कौन थे, जैसे तो बहुत सारे दार्शनिक थे, पर जो अपने मेन दार्शनिक थे उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट था अपना रूसो। रूसो ने क्या कहा कि जो प्रकृति है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो मनुष्य है उसने एक स्वतंत्र रूप में जन्म लिया है। ठीक है, कैसे स्वतंत्र जन्म लिया है, और जो प्रकृति है उसने जो मनुष्य हैं उनको समान जो संसाधन है सभी को समान उपलब्ध कराए हैं। फिर भी किन्हीं कारणों से जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो में कुछ कमी है, स्वतंत्रता में कुछ कमी है। क्यों है कि किन्हीं कारणों से जो मनुष्य की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रखी है। और बहुत सारी जो बेड़ियां हैं, बहुत सारे पुस्तक में जिनकी कारण से जो मनुष्य की है ना स्वतंत्रता, बेड़ियां है ना, तो बातें हैं उनमें झगड़ी हुई है। कुल मिला के व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है पूर्ण रूप से, इसने यह कहा रूसो ने। अब इसने क्या है, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। कौन से सिद्धांत, जो लोगों को जो उत्साह का कार्य करते हैं वैसे सिद्धांत इसने प्रतिपादित किए। हम देखते हैं कि इसने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। रूसो ने समानता का सिद्धांत दिया है, स्वतंत्रता का दिया है, और एक और दिया है हमें बंधुत्व का। ये हमेशा मिलनसार की बातें करता था और हमेशा समानता स्वतंत्रता की बातें करता था। और फिर भी लोग इसको ये मानते थे कि इसकी वजह से क्रांति हुई है। इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए, पर इन्होंने ये कहा जाता है कि इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, ना ही इन्होंने किसी को आगे चल के कहा कि आप क्रांति करो। इन्होंने सिर्फ देखा जाए तो इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उस क्रांति में हिस्सा लिया। ठीक है, इसकी एक बुक आई थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस पुस्तक में इसने समझौतावादी सिद्धांत थे वो दिए हैं। ठीक है, ये अपना हो गया रूसो। अब सेकेंड आता है मोंटेस्क्यू। ये दूसरा दार्शनिक है फ्रांस की क्रांति का। इसने क्या कहा, सबने अलग अलग अपनी अपनी जो राय है, जो सिद्धांत देने थे वो अलग अलग दिए हैं। तो जो सेकेंड वाला था मोंटेस्क्यू, इसने क्या कहा कि जो हर राजा होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राजा को कौन चुनती है, जनता चुनती है। और जो राजा होता है वो ही प्रतिनिधित्व होता है जनता का। अगर राजा का कोई कार्य जो सामान्य जनता होती है उसको पसंद नहीं आता है तो जनता को यह अधिकार होता है कि वो उस राजा को हटा सके। ये अधिकार की बात की इसने
जनता के जो अधिकार हैं उसकी बात करें तो इसने क्या कहा कि जो राज्य होता है, जो राजा होता है और वो जनता होती है, वो सब अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं, सबके अपने अलग दायित्व होते हैं, सबके अलग अधिकार होते हैं। तो इसने नियम क्या दिया कि जो इस अगर नियम की बात करें, सिद्धांत की बात करें, तो इसने शक्तियों का पृथक्करण ये अपना सिद्धांत दिया। मतलब सबकी शक्तियां अलग होती हैं, अधिकार अलग होते हैं, ये इसने बात कही। अब जो थर्ड आता है अपना वोल्टेयर। वोल्टेयर भी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक था फ्रांस की क्रांति का। इसने क्या करा कि जो फ्रांस की जो तत्कालीन स्थिति थी, समाज थी, उस पर इसने खुलकर जो प्रहार किया, उनकी जो व्यवस्था थी उस पर प्रहार किया। अब इसने प्रहार किस पे किया? जो चर्च व्यवस्था थी, जो फ्रांस की चर्च व्यवस्था थी, चर्च व्यवस्था में कौन कौन आते थे? पादरी वर्ग आता था। इसने इसका जो शोषण था पादरी वर्ग का, और पादरी वर्ग के साथ साथ राजा और राजा के जो प्रमुख अवयव होते हैं, मतलब उसके जो सपोर्ट में होते हैं, उनके ऊपर इसने खुलकर निंदा की इनकी, और लोगों को बताया कि आपका ये किस प्रकार से शोषण करते हैं। देखो, जब लोगों को पता ही नहीं था कि ये हमारा इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, फिर जब ये दार्शनिकों ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किए, तब लोगों को पता लगा कि वास्तव में ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं। अब शोषण की जब बात आई, तब उन लोगों के अंदर इन सिद्धांतों की वजह से उत्साहवर्धन हुआ और इनका विरोध किया, फर्स्ट और सेकेंड वाले। तो जब इनका जब विरोध होने लगा, तब एक साइड से ये और एक साइड से फर्स्ट और सेकेंड वाले और एक साइड से थर्ड वाले, तब यहाँ स्थिति बिगड़ जाती है और जो क्रांति का रूप ले लेती है। अब बात करें कि अब ये तीनों हमने पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं करी, पर जो इनके सिद्धांत थे वो ही आगे चलकर जो फ्रांस की क्रांति है उसका आधार बने, और आधार तो बने, पर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा कि यही आधार मानो और इसकी वजह से क्रांति करो, और इनको ही ये जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि इनकी वजह से क्रांति हुई, इनकी वजह से हुई। पर हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो फ्रांस की क्रांति है वो किन कारणों से हुई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो फ्रांस के जो दार्शनिक हैं ये हमने देख लिए, और जो आगे के टॉपिक हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।